नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दिग्विजय का उमर प्रेम। जी हां, कभी अपने बयानों से तो कभी अपनी पोस्ट से दिग्विजय सिंह सुर्खियों में आ ही जाते हैं। इस बार वो दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद का समर्थन करने की वजह से बीजेपी के निशाने पर हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को निर्दोष बताते हुए उसकी रिहाई की मांग की है। जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट की, बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया और निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तानियों से ज्यादा आतंकवादियों की चिंता है। बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि वो पाकिस्तान जाकर बस जाएं। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के उमर प्रेम ने कई सवाल खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दिग्विजय ने छेड़ा उमर खालिद राग। दिग्विजय की पोस्ट पर सियासी तकरार। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट किया, उससे प्रदेश में सियासी बवाल मचा है। उन्होंने उमर खालिद को बेकसूर बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि उमर के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वो पीएचडी स्कॉलर है और किसी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है। अब इस पोस्ट पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, उन्हें हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं बल्कि आतंकवादियों की चिंता है। भारत की न्यायपालिका पर दिग्विजय सिंह को भरोसा नहीं है। उनका व्यवहार पाकिस्तानियों की तरह लगता है। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान में जाकर डेरा डालें। सिंह जी को कैसे मान लें कि माननीय दिग्विजय सिंह जी कि आप मध्य प्रदेश के हैं और भारत के नागरिक हैं। हमें तो कभी कभी अब यही संदेह होने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी पैदा जरूर भारत में हुए हों, पर व्यवहार और आचरण इनका पाकिस्तानी और विदेशियों टाइप का लगता है, क्योंकि इनके मुंह से जब भी निकलता है तो कभी आतंकवादियों को जी निकलता है, कभी ओसामा जी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के मन में आतंकवादियों के प्रति अगाध श्रद्धा है। और ऐसे दिग्विजय सिंह जी को मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने जल्दी हो आप पाकिस्तान में अपना डेरा डालें। दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट ऐसे वक्त आया जब उमर खालिद की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई होने से पहले दिग्विजय सिंह ने मांग रख दी। हालांकि अब बीजेपी हमलावर हुई तो दिग्विजय सिंह के बचाव में कांग्रेस उतर आई है और बीजेपी के आरोपों पर उसने भी पलटवार किया। लोकतंत्र का जिस तरीके से हनन हो रहा है वो सबको पता है, और देश में ऐसे मामलों पर लगातार दिग्विजय सिंह जी अपनी टिप्पणी करते हैं और ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और आज उन्होंने फिर वही बात रखी। उमर खालिद ने देश में जो भी बात रखी वो कोर्ट में है और उसके न्याय की बात करी उन्होंने। अगर वो न्याय की बात उन्होंने करी है तो क्या कोई गलत बात करी है? भाजपा उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देखती है। 2020 के दिल्ली दंगे में साजिश रचने का उमर खालिद पर आरोप है और पिछले 5 साल से उमर खालिद यूएपीए के तहत जेल में बंद है। लेकिन अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह को 5 साल बाद ही उमर खालिद की याद क्यों आई? क्या बिहार चुनाव से इसका कोई कनेक्शन है या अल्पसंख्यकों के बीच फिर कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? 2 दिन पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी आरिफ मसूद के सहारे इस वर्ग को साधने की कोशिश की थी। खैर, वजह आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगी, लेकिन तब तक दिग्विजय सिंह का पोस्ट प्रदेश में बढ़ी ठंड के बीच सियासत को गरमाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, दिग्विजय सिंह को उमर खालिद की याद अब क्यों आई है? दूसरा सवाल, क्या यह पोस्ट अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की रणनीति है? तीसरा सवाल, उमर पर अभी सिर्फ आरोप हैं तो बीजेपी दिग्विजय के समर्थन पर सवाल क्यों उठा रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। विक्रम जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रियंका जी, अभी तो सिर्फ आरोप हैं और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो भी आप पर हिंदू मुस्लिम का एंगल के आरोप लगा रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि निर्दोष है, उसे जमानत मिलनी चाहिए, कोर्ट में मामला है। लेकिन आपको आपत्ति क्यों? कोर्ट तय करेगा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाकर बस जाइए। पहली बार हुआ है कि ब्रजेश जी
अगर हम बात करें हाफिज जी, अफजल गुरु जी, इतने सम्मान जो वो ऐसे अपराधियों को देते हैं, ये सम्मान तो वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं देते। और उन्हें किस किस अनर्गल शब्दों से संबोधित करते हैं, आप लोग ने भी देखा है, हमने भी देखा है। जिनके ऊपर तो कोई आरोप भी नहीं है, जिनके ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, वो अभद्र टिप्पणियां ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं निकल के आती जो कि चार्जशीट में, जिनके ऊपर हलफनामा 177 पेज का पुलिस ने पुटअप किया है, उनके लिए इतना अगाध प्रेम क्यों? जब पहलगाम अटैक होता है तो ये कहा जाता है कि चिदम्बरम जी कहते हैं कि वो सबूत लाइए कि वो पाकिस्तान के ही आतंकवादी थे। जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो पार्टी करेगी, तो आप बताइए किस तरह से जनता इन्हें कटघरे में खड़ा ना करे। हिंदू मुस्लिम मैं भी कहती हूँ कतई नहीं करना चाहिए, ये देश सभी का है, कलाम साहब का है, परंतु कसाब का यहाँ स्थान नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए, कितने ही अलगाववादियों को पोषित कर लीजिए, आतंकियों को पोषित कर लीजिए, परंतु ये देश ऐसे लोगों को सदैव दरकिनार करके रखेगा। और तो और इनके वकील देखिए ना, कपिल सिब्बल जी, जो कि कलकत्ता में डॉक्टर का जो मर्डर केस है उसको भी प्लीड कर रहे हैं। वो उनका पैसा है, और वो आप कपिल सिब्बल इनके नहीं बचे हैं, वो कहीं और चले गए। जब ऐसी बातें आती हैं तो कह दिया जाता है अभिषेक मनु सिंघवी तो इन्हीं के हैं, जिनके सीडी कांड सभी को पता है, वो तो अभी भी इन्हीं के। तो ऐसे चेहरों को लेकर के जब आएंगे और उसके बाद आप ये कहेंगे कि हम इन पे शंका ना करें, जनता इनको क्लीन चिट दे दे, तो कैसे संभव हो पाएगा? सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना। अभी ब्रजेश जी कुछ दिन पहले, ना मध्य प्रदेश में अभी चुनाव है, ना चुनाव का कोई वातावरण है, परंतु इनके तथाकथित जीतू पटवारी जी अनाउंस करते हैं कि आरिफ मसूद जी को तो ये डिप्टी सीएम बनाएंगे। अचानक अगाध इतना प्रेम जो शरीयत की तथाकथित कैसे हो गए? वो तो उनके हैं ही ना। वही हम कह रहे हैं ना, अचानक इतना प्रेम, अचानक प्रेम कैसे आ जाता है, वो भी किसी वर्ग विशेष को लेकर के। अभी तो चुनाव ही नहीं है, और जब अभी तो सूपड़ा ही साफ है, जब आएंगे तब आएंगे, पर डिप्टी सीएम अभी से डिक्लेयर, तो बहुत सी चीजें क्लियर होती है। जनता भी इन सब चीजों को समझती है, भले ये लोग कितने ही उसके पर लीपापोती करते रहे हैं, परंतु जो लोग PFI फंडिंग के मामलों को कहते हैं कि 98% तक जो मामले हैं वो निरपराधियों के ऊपर लगा दिए गए हैं, तो हमेशा अपराधियों की वकालत क्यों? या तो वो दिग्विजय सिंह खुद वकालत करना शुरू कर दे, अगर उनको अपने वकीलों पे विश्वास नहीं है तो बेहतर होगा कि जिन मुद्दों पे इन्होंने बातें खड़ी करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, मैं भी कहती हूँ विपक्ष को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, पर मुद्दों पर करनी चाहिए। जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, अभी सिद्धरामैया जी का स्टेटमेंट आया कि हम लोग हिंदी थोपना चाहते हैं, तो कब तक ये किस तरीके से? चलिए जवाब ले लेता हूँ विक्रम जी से। विक्रम जी, ऐसे मुद्दों पर बयान देना क्यों? कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? पुलिस पर भरोसा नहीं है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन जो कोर्ट में मामला है और 5 साल बाद दिग्विजय सिंह जी को याद आ रही है कि उमर खालिद बेकसूर है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बेकसूर होता तो पहले जिन लोगों को जमानत मिल गई इनको भी मिल जाती। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम देखते हैं आप, और अल्पसंख्यकों को साधने के लिए जीतू पटवारी पहले आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बना देते हैं सरकार आने पर, और अब दिग्विजय सिंह का बयान, बिहार चुनाव कहीं टारगेट है। आपकी आवाज नहीं आ रही विक्रम जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आई आवाज? आप आने लगी, बोलिए जी। मैं ये कह रहा था कि जब हमारी साथी प्रवक्ता बोल रही थी तब इन्होंने उमर खालिद से जुड़े किसी भी मामले पर एक भी लाइन नहीं बोली है। ये पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में घूमे आए। विषय यह है कि उमर खालिद और उसकी जमानत। अब मैं आपको बताऊं कि उमर खालिद के समर्थन में जो उन्होंने ट्वीट शेयर किया है, उसमें उन्होंने एक लेख भी शेयर किया है साथ में, जिसमें रामचंद्र गुहा ने उमर खालिद की PhD थीसिस को बहुत उल्लेखनीय और बहुत ऊंचे दर्जे की बताया है। रामचंद्र गुहा जो अपने आप में एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं और अपने आप में एक बड़ी अथॉरिटी रखते हैं, यदि वो किसी भी व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली है। एक बात। दूसरी बात है कि आपने जब कहा कि पुलिस, चलिए आपने मान लिया कि पुलिस उनकी हो सकती है, अदालत की बात करें, तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि आप इस देश में
अदालत कैसे चल रही है, ये उसी लेख की शुरुआत में रामचंद्र गुहा कहते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने पुलिस और अदालत को इस्तेमाल किया और भारत के जो सबाल्टर्न क्लास की आवाजें हैं उसको किस तरीके से दबाया है, ये बिल्कुल वही मुद्दा है, वही मामला है। इसको मैं साबित ऐसे करता हूं कि 750 से ज्यादा FIR होती हैं उस पूरे दिल्ली दंगे के मामले में। उन 750 में से एक FIR में सिर्फ उमर खालिद का नाम, ठीक है। 5 साल हो गए, इन्होंने चार्जशीट की बात की। प्रियंका जी को मैं बता दूं कि चार्जशीट अभी तक पेश नहीं की गई है, अभी तक चार्जेस भी फ्रेम नहीं किए गए हैं। जब आपकी कार्यवाही इतनी कमजोर है तो हम क्या कह रहे हैं, वही तो हम अदालत को संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 साल से एक आदमी की ना आपने चार्जशीट फाइल की, ना चालान पेश किया, ना उस पर धाराएं फ्रेम की अभी तक, तब आप उसको 5 साल किस बिना पर आपने उसको जेल में रखा हुआ है। ये तो आप पुलिस को भी संज्ञान में लीजिए, पुलिस को भी आप नोटिस जारी कीजिए कि भाई कोई भी आदमी को आप उसकी बार बार जमानत मांगते हैं। और इस मामले में देखिए कॉन्स्पिरेसी ये है कि 150 से ज्यादा उसकी पेशियां हो चुकी हैं और हर पेशी में कभी समय नहीं मिलता, कभी जज साहब छुट्टी में रहते हैं, कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब आते नहीं हैं। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का गंभीर हस्तक्षेप है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस एडिटेड वीडियो की दम पर ये मुकदमे कायम किए गए हैं वो अमित मालवीय जैसे बदनाम आदमी ने चलाया, आर रिपब्लिक जैसे भाजपा के चैनल ने उसको चलाया, उसको आपने उठा के और उस आधार पे आपने मुकदमा फ्रेम कर दिया। हम बिल्कुल कहते हैं कि ठीक है पुलिस ने अपना काम किया, मुकदमा फ्रेम किया, लेकिन एक आदमी को आपने देखा था दिल्ली में जिस पूरे मीडिया ने चलाया, बंदूक चला रहा था, वो लंबे बाल वाला लड़का था, वो उसके बारे में आपने अभी तक कुछ नहीं सुना। इसके बाद वहां एक मिश्रा, प्रदीप मिश्रा है, क्या नाम मिश्रा, जो आम आदमी पार्टी से इधर आया था, उसने भी सरेआम गालियां दी थी और भड़काया था, उसके ऊपर भी आपने कोई मुकदमा दायर नहीं किया। आज वो बाहर है जबकि उसके वीडियोज आए थे। हम फिर उमर खालिद पे लौटते हैं। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप ऐसे कैसे किसी को भी 5 साल तक जेल में रख सकते हो जिसके बारे में पुलिस अभी तक चालान पेश नहीं कर पाई है। विक्रम जी, आप ही के जवाब से 2 सवाल खड़े होते हैं, 2 काउंटर सवाल खड़े होते हैं। आपने कहा है कि रामचंद्र गुहा ने लिखा है उनके बारे में, जो अंग्रेजों का जिक्र किया है, उन्होंने बाकायदा एक जो PhD की है उस पर जो थीसिस थी उसके बारे में लिखा है। उन्होंने ये नहीं लिखा है उसमें कि वो अपराधी नहीं है या आरोपी नहीं है, ये नहीं लिखा। उनकी योग्यता पर लिखा है। तो योग्य व्यक्ति अपराध नहीं करेगा, ये कहाँ लिखा है? यदि कोई अच्छा योग्य है, पढ़ने में होशियार है, तो वो अपराध नहीं करेगा। दूसरा आपने कहा कि सिर्फ एक मामले में था, नहीं सुन तो लीजिए आप। दूसरा एक है 751 धाराओं में सिर्फ एक में आरोपी है, तो आप सिर्फ उमर खालिद से ही प्रेम कर रहे हैं। FIR, हाँ 751 FIR में एक में ही आरोपी है, तो लेकिन आपको उमर खालिद से इतना क्यों प्रेम? पहले भी तो कुछ लोगों की जमानत हो चुकी है और बाकी के भी जमानत पर कतार में खड़े हुए। नहीं, यदि मान के चलो उमर खालिद की जगह उमर मिश्रा होता, उमर पांडे होता, तो क्या ये हाथों हाथ ली जाती है बात? यदि इस देश में आदमी अल्पसंख्यक है, दलित है, आदिवासी है, तो उसको जेल में डाल के रखो। मिश्रा हो चाहे इस मामले में और भी अल्पसंख्यक जेल में है ना, फातिमा है, सरजील इमाम है, मीरान है, हैदर है, उन पर भी वैसे ही आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, जैसे आरोप उन पर है। बिल्कुल। तो फिर एक की पैरवी क्यों? यदि अब मान के चलो हमने सरजील के बारे में कहा होता तो आप कहते कि उमर के बारे में क्यों नहीं बोला? हमने कोई भी बात कही और न्यायपालिका की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में कही। आप मुझे बताइए कि आप खुद बताइए ब्रजेश भाई, यहाँ पटेल जी बैठे हैं, क्या किसी भी व्यक्ति को 5 साल तक लगातार जेल में रखना, उमर खालिद हो चाहे कोई भी हो, 5 साल तक बिना चार्जशीट दाखिल किए, बिना चार्ज फ्रेम किए, बिना चालान पेश किए? उसमें बहुत सारी चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं, पूरक चार्जशीट दाखिल हो रही है। खालिद के मामले में नहीं हुई है। मैं आपको और उसी मामले में 3 लोगों को जमानत दी जा चुकी है 2021 में। तो ये कोर्ट का मामला है। आप कोर्ट पर शक कर रहे हो, आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हो। भाई कोर्ट कर रहे हैं। क्या हमारा संविधान और हमारी न्याय व्यवस्था कोर्ट पर शक की बात नहीं, क्या कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल करने की हमको अनुमति ही नहीं देती, बल्कि हमको अधिकार संपन्न भी बताती है कि हम कोर्ट की कार्यवाही को भी दुरुस्त करने के लिए उसको सवाल करें। आखिर जरा किस बात पे होती, जरा इसी बात पे होती है ना साहब। आप जो तर्क आप यहाँ दे रहे हैं विक्रम जी, वो नहीं है।
वो खालिद के वकील ने वहां भी दिए हैं ना। यदि वो इतने मान होते तो कोर्ट जमानत तो देते। खालिद से कोई दुश्मनी है क्या कोर्ट की? सिर्फ खालिद अकेले से दुश्मनी है क्या किसी? बिल्कुल, हमारा यही आरोप है कि इस मामले को एक राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा यही आरोप है आपसे, और इसी आधार पर छोटा सा जवाब दीजिए प्रियंका जी। राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए सिर्फ एक आदमी को फंसाया जा रहा है, छोटा सा, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा। मैं तो विक्रम जी से पूछती हूँ, बिना अनुमति, बिना किसी के परमिशन के आप लोग वहां धरने पर 1 महीने तक बैठे थे, और सीए कानून, किसी की नागरिकता छुड़ाने का तो कानून था ही नहीं, सिर्फ संशोधन का कानून था। उसको इतनी ये तो सबको पता है, ठीक है। प्रभु जी आखिर अब दिग्विजय सिंह को क्यों याद आई उमर खालिद की, और क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है? कांग्रेस कोर्ट पर भी सवाल क्यों खड़े कर रही है? उसी कोर्ट पर जिसने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कराई थी, तब तारीफ की थी कि अभी भी न्याय व्यवस्था जिंदा है, आज सवाल उठा रही है। देखिए ब्रजेश, दिग्विजय सिंह को याद क्यों आई, तो दिग्विजय सिंह को याद आने के 2 कारण इसमें दिखते हैं। एक तो पहला कि आज इसकी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में जमानत न मिलने को लेकर। जो अभी जो विक्रम जी कह रहे हैं वो तमाम तर्कों के साथ कि भाई एक ही केस में उनका नाम है, साजिश के केस में नाम है, वो तो मौके पे थे नहीं, दंगा नहीं किया था उनने, इस तरीके की तमाम बातों के साथ जो है आज उसको इसमें सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले को लेकर। तो इसलिए जो है कि ये मौका था। दूसरा जो है बिहार चुनाव चल रहा है, और बिहार चुनाव में निश्चित तौर पर एक वोट बैंक है जिसको कि साधने की जरूरत सबको लगती है। उस वोट बैंक को भी एक एड्रेस करने का हो सकता है, जो कांग्रेस नेता है दिग्विजय सिंह, तो वो भी एक उनके मन में रहा हो, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को लेकर ट्वीट किया। और रामचंद्र गुहा का जो लेख है उसका एक आधार उन्होंने बनाया, उसके आधार पर उन्होंने इस बात को रखा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, इस पूरे मामले में जो आपका दूसरा सवाल था उसका जवाब ये है कि कड़दुम्मा कोर्ट जो दिल्ली का है, जो इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है नीचे की, वहाँ के जो क्रिमिनल केस के जज हैं विनोद यादव, उनकी एक टिप्पणी इसमें काफ़ी मौजूद है ब्रजेश जी। वो कह रहे हैं कि इतिहास जब दिल्ली दंगे को देखेगा तो वो इस बात को लेकर शर्मसार होगा इतिहास कि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच ढंग से नहीं की, जो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति होती है जांच की उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो बातें हैं जो लोकतंत्र के हमारे पहरी हैं उनको आने वाले समय में जरूर परेशान करेंगी। ये जज के कोर्ट है, उन्होंने अपने जो डिसीजन के साथ दिया होगा कहीं पे, तो ये उनका एक कोर्ट है। अब इस पूरे मामले में जैसा 751 केस हैं, 126 से ज़्यादा केस में लोग या तो बरी हो गए हैं या डिस्चार्ज हो गए हैं। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि पुलिस जो है वो जांच ढंग से नहीं कर पाई इस पूरे मामले में, या गवाह जो पुलिस के लोग जो गवाह थे वो पलट गए, वो लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने भी, पुलिस के इंस्पेक्टर जो गवाह बने थे, इस तरीके की स्थितियां हैं। कोर्ट ने ये भी माना है कि जिस आदमी को 35 दिन की या 60 दिन की सजा होनी थी वो 5-5 साल तक भी जेल में सजा काट के आ चुका है। ये जो डिसीजन आए हैं 126 केसों में, मैं वो बता रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में जब जिस मामले को लेकर 751 FIR हुई हो, 751 केस चल रहे हैं जिस पूरे मामले को लेकर, उस मामले में यदि ऐसा 80% जो डिसीजन है उसमें 80% में डिसीजन ऐसा आ रहा है तो फिर उसके बाद तो सवाल उठेंगे। और आपको यदि लग रहा है कि निश्चित तौर पर तो इतनी लंबी जांच प्रक्रिया क्यों पुलिस की, 3-3 साल बाद आप चार्जशीट पेश कर रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर इनके लिए क्यों बात हो रही है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी लेख लिख रहे हैं। एलिट वर्ग है, सबके लिए तो होता नहीं। कोई भी नेता, यदि हम आज़ादी के आंदोलन की भी बात करें तो आज़ादी के आंदोलन में इस देश में करोड़ों लोगों ने भाग लिया, लेकिन श्रेय किसको मिलता है? कुछ गिने चुने लोगों को हम श्रेय देते हैं। कोई भी काम के लिए टीम जीतती है, पूरी टीम की मेहनत है, लेकिन श्रेय जाएगा हरमन को। बिल्कुल उसी तरीके का मामला है। तो कुछ जो एलिट लोग हैं उनकी चर्चा होती है तो उनको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से दोष है। बिल्कुल। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं प्रियंका जी क्योंकि पुलिस की जो लापरवाही है, कोर्ट भी उसको संज्ञान में ले रहा है, टिप्पणी कर रहा है, तो सवाल तो उठेंगे ही कि भाई जब आप इतने लोग बरी हो चुके हैं इतने मामलों में, तो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक मंशा आप लोगों की भी रही होगी, क्योंकि पुलिस आपके प्रेशर में तो रहती है, सरकार आपकी है। बिल्कुल, यही तो हमारा सवाल। ब्रजेश जी कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई और जो हत्यारे मैडम इसी मामले पे रहो ना आप, उसकी जो माफी याचना, दया याचना की जो सोनिया गांधी जी ने जाके वकालत की थी, तो वो एक अलग मामला हो गया ना। किसी ने अपराध किया, अपराध की सजा हो गई, कोई माफ करना चाहे कर दे, राष्ट्रपति भी माफीनामा कर देते हैं ना। पूरा देश दुनिया घुमाएंगे लोग।
ये मानेंगे रजत जी, यहाँ पे विक्रम रजत जी, बैठ इसमें- करके? जी। और जो नलिनी कुली वो तो खुल करके वकालत करने आई थी उसमें तो अरे अभी उमर खालिद की बात कर लें, कुछ पता है उसके बारे में आपको? माफ करने के लिए अपने पति की हत्या और आपको साथ उमर खालिद के बारे में आपकी पुलिस से कोई फिजिकल एविडेंस मिला, कोई हथियार मिला हो, वो आदमी ठीक है। मौके पे विक्रम जी, मौजूद आ जाने हो, दीजिए, बात या आ कोई जाने वित्तीय लेन देन हुआ हो, कुछ तो हुआ हो। आप उमर खालिद के बारे में शून्य जानती हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में आप घूम के आएंगी और उस पर आतंकवाद। ठीक है विक्रम जी, आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए। आप जी जी। आंसू भी कश्मीरी पंडितों के लिए बहाया? कभी आप लोग ने उनके लिए अरे आप अभी उमर खालिद की तो बात कर लीजिए। 2500 बार नाथूराम गोडसे का नाम लेते हैं, लेकिन कभी आप लोग राजीव गांधी हत्याकांड की नलिनी के लिए क्यों नहीं बात करते? अरे आपने नाथूराम गॉडसे तो आपके आराध्य हैं, उनको मुर्दाबाद बोल के राजनीति किया करो, आप नहीं करोगी। आप इसके इसी बात करिए मैडम, आप उमर खालिद की जो प्रोसीजर है उस पर बात कर लो। आप तो आप दीजिए पहले तो। आप लोग जब जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो मैं जुडिशरी पे ही बात कर रही हूँ। आप लोग का प्रेम नलिनी के लिए भी क्यों उमड़ा था, बताइए ना। चलो हिंदी मुस्लिम नहीं अरे करते। आप तो ये उमर खालिद की बात करो ना, प्रियंका अरे तो जी, बात बिल्कुल जो यादव ये मान लीजिए ना कि यदि पुलिस की लापरवाही है, कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, तो सवाल क्यों नहीं उठाएगा विपक्ष? के लिए अपनों का खून भी माफ कर देते हैं। आपको तो सिर्फ वोट अरे आप इसी मुद्दे पे बात करो। समय जो ट्रायल हुआ था, अगर आप उस ट्रायल से सेटिस्फाइड थे तो नलिनी के पक्ष में प्रियंका अरे भाई गांधी ये को उनका वो है, क्षमा अरे तो आप सबसे देखिए, बड़ा कहाँ वो होता है, पहुंच क्षमा गए था। किसी ने क्षमा कर दिया, उस पर क्यों सवाल उठा रहे हो आप? मारे गए थे, सिर्फ राजीव गांधी जी नहीं मारे गए थे, उसमें 14 लोग और भी मारे गए थे। क्या उनके राइट नहीं थे? उनका परिवार नहीं था? आप बताइए। अरे मुझे। अभी उमर खालिद के बारे में कुछ अता पता है कि नहीं, कि बस कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं मिली आप लोगों को? कुछ थोड़ा पढ़ के भी तो आया करो, किस मामले पे चर्चा है आज? फिर नाइक भी शांति दूत है, शांति का मसीहा है, शांति अरे का कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं? रामेश्वर शर्मा पे आप FIR करेंगे, उसने एक आदमी के लिए, इतने प्रतिष्ठित आदमी के लिए पाकिस्तान जाने की बात की सलाह दी। क्या ये क्रिमिनल केस नहीं बनता रामेश्वर शर्मा पे? तो उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना कोई थाने। व्यक्ति किसी को दुश्मन राष्ट्र और पहले ही बोल उससे चुके, तो युद्ध आपको में जाना है। पड़ेगा ना विक्रम जी थाने। हर जगह नहीं, वही संज्ञान भी तो कोई चीज होती है। अरे हर चीज में संज्ञान पे क्यों आते अब हो? ये चले जाओ 151 एप्लीकेशन FIR लेकर। करे बैठे हैं, किसने लेकिन रिपोर्ट प्रियंका जी लिखाई? मुद्दे पर रहिए। हम चलो प्रभु जी जिसके कुछ साथ बोल रहे आज थे, भी ठीक युद्ध है, में हैं। आपके पास जवाब नहीं है प्रियंका जी कि पुलिस की लापरवाही है तो सवाल उठाने में क्या गुरेज है? आपको क्यों लग रहा है कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वो मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं? एक पढ़े लिखे व्यक्ति को यदि 5 साल से आप जेल में रखे हुए हो और उसके खिलाफ चालान पेश नहीं कर रहे हो तो सवाल तो उठेंगे ही ना। था, तो इसका मतलब क्या है कि वो आतंकवादी नहीं था? बताइए आप मुझे। ओसामा बिन लादेन उमर खालिद की बात कर लें। क्या उसकी सोच आतंकी नहीं थी? अफजल गुरु स्कॉलरशिप था, तो क्या वो अरे आप आतंकी नहीं कहाँ था? पहुंच गए? हम उस पर अलग बात कर लेंगे, अभी इस मामले की बात कीजिए। आप लोग राजनीति करने के लिए इस्लामिक टेररिस्ट को भी बढ़ावा देने लग जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? भाई ट्रायल तो करेगी पुलिस, हलफनामा दे रही है पुलिस और जांच कर भी रही है। प्रियंका जी, उमर खालिद के जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, UAPA है, पुलिस की कार्रवाई का तरीका है, उस पर बोलिए ना आप। पुलिस चूंकि आपकी अमित शाह के अंडर में है, दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस की, लेकिन विक्रम जी सवाल तो उनका भी वाजिब है। जो 53 लोग मरे हैं, 700 से ज्यादा घायल हुए हैं, उनकी बात क्यों नहीं की जाती? हाँ, सिर्फ एक आरोपी है उसकी बात क्यों की जाती? उनको भी तो इंसाफ चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि इंसाफ कौन दिलाएगा? अभी पटेरिया जी ने कितनी अच्छी बात कही कि पुलिस की पूरी कार्रवाई जो है अजीबोगरीब तरीके से घटित हुई है। ये जवाबदारी पुलिस की, जब 751 FIR होती है और एक में भी कन्विक्शन नहीं होता है, 57 लोग मरते हैं, एक को भी सजा नहीं होती है, तो फेलियर किसका है बताइए मुझको। हम बार बार क्या मांग कर रहे हैं कि पुलिस अपना काम जो है सिर्फ राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए कर रही है, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं कर रही। 26 लोग मध्य प्रदेश में मर जाते हैं, 2 अप्रैल में 12 लोग। चलिए ठीक है, माफी चाहता हूं विक्रम जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यदि उमर प्रेम जागा है दिग्विजय सिंह का, तो कोई वजह है। वजह बिहार भी हो सकती है, वजह इंसाफ भी हो सकती है, जो लापरवाही है वो भी वजह हो सकती है। लेकिन उन लोगों की भी बात की जाना चाहिए जो इस दंगे में मारे गए और घायल हुए, उन्हें भी तो इंसाफ चाहिए। तो निश्चित तौर पर यदि पुलिस की लापरवाही है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेस को भी ये देखना होगा कि यदि कोई पीड़ित है तो उसे भी इंसाफ मिल सके। लेकिन सियासत है, सियासत में दूसरे तरीके से देखा जाता है कि फायदा हमें कैसे मिलेगा, हिंदू मुसलमान से मिलेगा या कहीं चुनाव हैं तो किसी की पैरवी करने से मिलेगा।
अब फ़ायदा किसे मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।